हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं अभी चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस। उसमें हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। उन प्रीवियस लेक्चर्स में हमारा जो टॉपिक हो चुका है वो हुआ है सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ की वजह से फोर्सेस के रिजोल्यूशंस। उसके बाद हमने किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजोल्यूशन और किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्वेश्चंस उसमें देखते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तीन ही टॉपिक है एक्चुअली, फोर्स, फील्ड और फ्लक्स। लास्ट टॉपिक अभी हम लोग करने जा रहे हैं फ्लक्स। इसके बाद हमारा ये चैप्टर समराइज हो जाएगा पूरे तरीके से और ये 3 क्लास में हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो छोटे छोटे लेक्चर्स बन रहे हैं हम लोगों के 3 क्लास में। अभी मैं समरी भी कराऊंगा। दैट समरी इज व्हाट, कि एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर करा दूंगा, जिसमें मैं थियरी को डिस्कस करूंगा और उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। वो उनके लिए होगा जो बच्चे ये सारे लेक्चर्स कर चुके हैं और चीज़ें उनकी प्रिपेयर्ड हैं। तो सबसे पहले फ्लक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं पासिंग थ्रू एनी एरिया परपेंडिकुलरली, नॉर्मली मतलब। तो किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास होती हैं उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आते हैं हम लोग, सीधे अपनी समरी करते हैं। हमारे लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले प्रीवियस लेक्चर में। तो अब प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये लाइंस देखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। अब हमारे पास है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और फ्लक्स। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताऊं आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किसी भी एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास होती हैं परपेंडिकुलरली, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती हैं। जैसे ये मान लीजिए मैंने एक कोई एरिया लिया, दिस इज एरिया एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा जो फ्लक्स यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर के लिए हम E इंटू ए करते हैं। दैट मीन्स ओके, पर फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं, दिस नोटेशन ऑफ फ्लक्स इज फाई। और हम लोग क्या करते हैं, फाई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। अब परपेंडिकुलर एरिया की बात होती है, तो अगर मैं यहां पर इस चीज को चेंज कर दूं, मैं प्लेन ऐसे ही लूं अगर, और ये इस प्लेन का एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर आपको पता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं प्लेन से किसी पे लेता हूं, ऐसे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, आपको समझ आ रही होंगी लाइंस। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मतलब एरिया वेक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पे जा रही हैं। तो ये मैं लेता हूं एंगल थीटा। तो जो परपेंडिकुलर ऑफ सरफेस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट होगा, दिस इज ई कॉस थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दिस इज ई साइन थीटा। तो एक कॉस कंपोनेंट हो गया और एक साइन कंपोनेंट हो गया। कौन सा कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है? सबसे पहली बात, कौन सा कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है? हमारे पास ई कॉस थीटा प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास जो फ्लक्स यहां पर बनेगा इस केस में दैट इज ई ए कॉस थीटा। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पर फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमें दिखा वो ई कॉस थीटा दिखा, यहां पर ई ए दिखा। ई ए क्यों दिखा? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा जो प्लेन था वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। अब क्वेश्चन में क्या कहेगा, ध्यान रखना, एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। तो कुछ चीजें इसमें बताई जाती हैं क्वेश्चंस में, जैसे उन्होंने कहा कि प्लेन के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर के पैरेलल है। दैट बोथ स्टेटमेंट आर द सेम। फिर से समझना, अगर उन्होंने कहा कि प्लेन के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर उन्होंने कहा एरिया वेक्टर के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस बोथ कंडीशंस आर सेम। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बारे में मैं आपको एक बार फिर से इस चीज को एक्सप्लेन करूं। एरिया, ये फ्लक्स समझ में आ गया, दिस इज ई इंटू ए कॉस थीटा। अब मैं एक बार एरिया वेक्टर आपको फिर से समझा दूं, हो सकता है चीजें क्लियर ना हो दिमाग में।
तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे अगर ये एरिया वेक्टर है, मान लो ये एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर हो गया ये। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। अब मैं कहूं कि यहां पर देखो सेम प्लेन लिया है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, या फिर एरिया वेक्टर तो हमारा सेम डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू दैट पैरेलल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोनों बातें सेम है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगर वो कहे कि पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, एरिया वेक्टर के, तो भी हमारा फ्लक्स जो है वो E इंटू ए ही होगा। दिस इज व्हाट, फ्लक्स E इंटू ए होगा। और ये कब होगा, जब थीटा हमारा कॉस थीटा 1 होना चाहिए, तो थीटा हमारा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री का मतलब E और A इन सेम डायरेक्शन। अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हुआ तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा एंड कॉस थीटा विल बी -1। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे जो आप लोगों को डीपली समझने होंगे। अब यहां पर ये तो हम लोग समझ गए, अब इसमें देखते हैं अब क्या कहा गया, फॉर वेरिएबल सरफेस, फॉर वेरिएबल सरफेस एरिया। अब जैसे मान लो ये एक स्फीयर लिया मैंने, दिस इज स्फीयर, यहां पर एक छोटा सा कोई भी मैंने कंपोनेंट ले लिया, यहां पर कोई चार्ज इनपुट कर देते हैं Q। अब इस Q की वजह से ध्यान रखना, इस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q पुट किया है तो बाय डिफॉल्ट इट इज पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखना दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। अब इस छोटा सा जो एरिया वेक्टर है, चलो अभी तो मैंने एक सरफेस बताया था, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो एरिया वेक्टर होता है किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। परपेंडिकुलर देख चुके अभी हम लोग, आउटवर्ड होता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कि अगर मैं कोई भी बनाऊं, जैसे मान लो आउटवर्ड दिखाने का तरीका क्या हुआ, जैसे मान लो मैं एक क्यूब बनाता हूं, दिस इज क्लोज सरफेस, ये बन गया क्यूब, तो इसका एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ ऐसे, इसका एरिया वेक्टर होगा इधर, इसका एरिया वेक्टर होगा, इसका एरिया वेक्टर, नीचे वाले का एरिया वेक्टर, इधर वाले का एरिया वेक्टर, कुछ इस तरीके का क्यूब बनेगा, पीछे वाले का एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। दैट इज हमेशा एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और क्लोज सरफेस में उसके आउटवर्ड होगा। यही चीज अगर मैं सिलेंडर में आपको दिखाना चाहूं, दिस इज सिलेंडर, तो सिलेंडर में ऊपर जो एरिया हमारा जो रहता है कर्व सरफेस, उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इधर वाले का इधर, इधर वाले का इधर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और क्लोज सरफेस में आउटवर्ड होता है। तो इस चीज को लेके अगर मैं यहां पर देखूं, तो चलो मैं इन चीजों को ओके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज स्फीयर, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज Q रखा मैंने। अब इस Q में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ बना। अब इस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट मैंने लिया, एरिया वेक्टर। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एरिया वेक्टर का छोटा सा पार्ट मैंने लिया ds, एंड दैट ds इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, दैट आउटवर्ड इज दिस, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। अब फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो ई डॉट ds। अब छोटा सा एरिया वेक्टर लिया है तो मैं एक काम करता हूं, मैं छोटा सा फ्लक्स ले लेता हूं फ्रॉम दैट सरफेस। इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, ध्यान देना, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। तो यहां पर हमारा जो बना जो फ्लक्स बना वो ई डॉट ds हो गया। अब अगर मुझे टोटल सरफेस पे फ्लक्स चाहिए, अब देखो यहां पर ई डॉट ds का मतलब ये वेक्टर कंपोनेंट अगर मैं लेता हूं तो यहां पर मैं cos थीटा ले लेता, अगर मैं स्केलर लेता, अभी मैंने वेक्टर लिख दिया, तो cos थीटा, यहां पर cos थीटा ऑलरेडी 0 डिग्री है। 0 क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ds का डायरेक्शन सेम लाइन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा, एंड cos 0 विल बी 1। तो d phi इज इक्वल टू दिस e डॉट ds, दैट e डॉट ds। अब मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए तो मैं इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड, तो d phi का इंटीग्रेशन हो जाएगा phi,
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये फाइनली बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस। ठीक है, अभी जो कॉन्सेप्ट हो रहा है और जो सीबीएसई के पैटर्न्स हो चुके हैं उसके हिसाब से आपको चीज़ें बहुत डिटेल में डेराइव करना जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो डेरिवेशन आपको कितना आता है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्टेप बाय टेकिंग दिस ग्रेडियंट, बाय टेकिंग दिस स्मॉल रेडियस एंड एरिया, वॉट एवर, दैट इज वॉट मेन कॉन्सेप्ट, हाउ मच यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड लेवल्स, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब क्या है, यहाँ पर आपको फ्लक्स समझ में आ गया कि E इंटू एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, ध्यान रखना E इंटू एरिया वेक्टर ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। इसके एग्जांपल्स में देखेंगे, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। ये कब होगा, जब एरिया वेरिएबल सरफेस एरिया हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल होगा तो भी हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और अगर कांस्टेंट होगा तो हम डायरेक्ट E इंटू एरिया कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन समझते हैं, जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, अब क्या है, क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे हर जगह, मुझे मोस्टली सारे क्वेश्चंस याद हैं बहुत सारे, तो फिर उसमें से मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं आपको। उन क्वेश्चंस में क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे वन एक्सिस इज गिवन like this. This is x, this is y and this is z. यहाँ पर एक क्यूब रखते हैं। Most important question, your NCERT has this and board में repeated है many times. चलो मैंने यहाँ पर एक क्यूब बना लिया this. अब इस क्यूब से मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E जो है वो है EI, मतलब EI का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव x में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऑलवेज, तो मतलब पॉजिटिव x, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज EX, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर EY इज इक्वल टू EZ इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 0, तो मतलब x में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसको साइड में ले लेता हूँ, एरिया A साइड ले लेता हूँ इस क्यूब का A। अब तुम्हें बताना है कि फ्लक्स क्या होगा, इससे फ्लक्स क्या होगा। चलो क्वेश्चन समझते हैं कि फ्लक्स, अब एक क्यूब गिवन है जो ओरिजिन पे उसका एक कॉर्नर है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, हर एक जगह ऐसे ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कहीं पर भी देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, वाई और जेड में 0 है। अब इस कंडीशन पे जब हम लोग आते हैं तो फिर हमें क्या करना है, फाई इज इक्वल टू E डॉट डी एस। अब E डॉट डी एस का डॉट प्रोडक्ट तो हम लोगों ने किया था, बट इंपॉर्टेंट क्या है, E इंटू डी एस में अगर क्लोज सरफेस की बात होती है, ध्यान रखना, अगर क्लोज सरफेस की बात होती है तो हम इंटीग्रेशन में एक सिंबल बनाते हैं जिसको कहते हैं क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, दिस इज क्लोज इंटीग्रल। तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस हमारा हो गया। अब इस क्लोज इंटीग्रल को जब हम लोग ओपन करेंगे तो चलो अगर मैं साइड्स के नाम दे दूं, दिस इज, चलो इस साइड का देता हूं 1, इस साइड का 2, बाकी सारे साइड्स हैं 3, 4। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि इस वाले का जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा, और इस वाले का एरिया वेक्टर जो होगा वो इधर होगा। अब ये दोनों जो एरिया वेक्टर है, इन दोनों एरिया वेक्टर के बारे में अब हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब यहाँ पर जो थीटा होगा वो 180 डिग्री होगा, और यहाँ पर जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। आई होप ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड पीछे की तरफ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ था, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। और यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में थे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो यहाँ पर जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। बाकी सब की बात एक बार सोचते हैं। चलो ऊपर वाला देखो, यहाँ पर तो एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ हो गया ऐसे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, तो मतलब यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, और cos 90 0 होता है। नीचे वाले में भी देखो एरिया वेक्टर तो नीचे हो जाएगा एरिया वेक्टर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहाँ पर भी तुम प्लस माइनस 90 कह सकते हो, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा।
तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर एक क्यूब हम लोग लेते हैं तो दैट क्यूब हैज 2 एरिया, एक along electric field, एक opposite to the electric field, have 0 degree, 180 degree. Rest all 4 surfaces has area vector 90 degree with the electric field. I hope I am clear. And अब इसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि E डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल। अब यहाँ पर ds की जब हम लोग बात करते हैं तो हर एक एरिया अलग अलग होगा। तो मैं लिखता हूँ फाई इज इक्वल टू, इसको ओपन करते हैं, E इंटू E इंटू ds1 प्लस, तो ds1 E इंटू ds2, ये दो सरफेसेस हैं। अब मैं इसके साथ एंगल भी ले लेता हूं साथ में, इसका एंगल ds1 मैंने इसको लिया है तो इसका एंगल मैं लिखता हूं cos 180 डिग्री और इसका हो जाएगा cos 0 डिग्री, प्लस सबका cos 90 डिग्री होगा तो मैं बाकी सबका 0 0 कर देता हूं। इन दोनों सरफेसेस को छोड़ के बाकी जो 4 सरफेसेस हमारे बन रहे हैं, दैट ऑल 4 सरफेसेस हैज cos 90 डिग्री एंड दैट cos 90 इज 0, मैंने डायरेक्ट 0 लिखा है यहाँ पे। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या हो सकता है, दिस इज E डॉट डी एस, E तो E गिवन है, ds चलो यहाँ पर साइड अगर a है तो इसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर, 180 डिग्री इज -1 प्लस E इंटू ds2 मतलब a स्क्वायर cos 0 डिग्री इज +1, दोनों कैंसिल आउट हो गया और फाइनली फ्लक्स यहाँ पर 0 हो गया। ये बात आपके समझ में आ गई होगी किस तरीके से फ्लक्स 0 हुआ। बट यहाँ पर अगर मैंने E की जगह कुछ और दे दिया होता है, x पे डिपेंड कर दिया होता तो फिर तो चलो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हो गई, यहाँ पर तो फ्लक्स हमारा 0 हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कांस्टेंट था, वो वेरी नहीं कर रहा था। अब आगे समझते हैं हम लोग इस चीज़ को। इसमें अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, देखते हैं इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें तो चलो एक तो फर्स्ट ये ले लेते हैं, सेकंड में एक और केस में अभी डाल देता हूं, Ex इज इक्वल टू E इंटू एक्स आई, ये ले लेते हैं E इंटू एक्स इंटू आई। अब यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x डिपेंडेंट हो चुका है, ध्यान से समझना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या किया, एक वेरिएबल के टर्म में ले लिया जो कि x डिपेंडेंट हो चुका है। अब इस वेरिएबल पे बात करते हैं, तो ये वाला आप लोगों के क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूं अभी। और यहाँ पर बस लास्ट लाइन मुझे हटानी है, ये फर्स्ट हो चुका था, अब मैं सेकेंड पॉइंट कर रहा हूं। ओके, अब इस केस में अब E1, इसको E1 हमें लिखना पड़ेगा और इसको E2 हमें लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स थे वो अब अलग अलग हो चुके हैं क्योंकि अब x डिपेंडेंट है। तो E1 हमारे पास E1 देखो, अब 1 के लिए ये तो हमारा ओरिजिन पे है, ये वाला सरफेस हमारा ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा क्योंकि हमारा x 0 होगा। ध्यान रखना, ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सरफेस 1 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि वहां x 0 होगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, 0 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया हो गया a स्क्वायर और cos 180 हो गया -1 प्लस इस कंडीशन में क्या होगा, E2 हमारे पास हो जाएगा E इंटू, अब x क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा हमारे पास a। देखो जब सेकंड सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, अगर ये साइड a है तो ये भी a होगा, दिस इज a 0 0। अगर आपको समझ में आ जाए तो मैंने कोऑर्डिनेट भी लिख दिया, यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी a, तो फिर E इंटू x की जगह मैं लेता हूँ a, एरिया वेक्टर हो गया a स्क्वायर और cos 0 हो गया 1। तो फाइनली इसका रिजल्ट जो आया, दिस इज व्हाट, EA3। तो ये जो हमारा बना, ये बना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप
क्लियर हो गई होंगी चीज़ें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा गॉस लॉ। गॉस लॉ का मतलब किस तरीके से गॉस लॉ को अप्लाई करना है। ये तो स्ट्रेट हो गया, ई डॉट डी एस पे हमने काम किया और ये हमारा बना। अब हम बात करेंगे गॉस लॉ की, तो अब गॉस लॉ सीखते हैं गॉस लॉ में क्या होता है, और गॉस लॉ हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चलो, तो अब गॉस लॉ से पहले हम लोग समझते हैं कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑलरेडी यहाँ पर देखा है हम लोगों ने। देखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने किया है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज का मतलब किसी वायर, किसी लाइन के अलोंग चार्ज, किसी लाइन के अलोंग चार्ज। अब इस लाइन पे कोई चार्ज लेते हैं तो इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी जो डेंसिटी होती है वो हम लैम्डा से डिनोट करेंगे। लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो अगर हमें चार्ज चाहिए तो हम लैम्डा में जितना लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे उतना हमारा चार्ज निकल आएगा। दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज, अब इस पर चार्जेस हैं ढेर सारे, तो यहाँ पर जो हमारा जो चार्ज, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर लिखा है मैंने लीनियर चार्ज में लीनियर चार्ज, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज चार्ज अपॉन लेंथ। तो ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग कहते हैं सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ पर लेंथ एल लिया था मैंने, इसका एरिया ले लेता हूँ मैं ए। दिस एरिया इज ए, टोटल चार्ज क्यू। तो यहाँ पर चार्ज अपॉन एरिया, तो अगर मुझे चार्ज चाहिए तो मैं क्यू में मैं सिग्मा और ए मल्टीप्लाई करूंगा, ये हमारा चार्ज अपॉन एरिया हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम चार्ज के लिए मैं कोई भी वॉल्यूम कर सकता हूँ कंसीडर। दिस इज प्लस प्लस प्लस, ये मैंने प्लस दिखाया है, नेगेटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, मैंने प्लस दिखा दिया है। तो चार्ज अपॉन इसको ले लेता हूँ वॉल्यूम। दिस इज वॉल्यूम। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे रो, रो इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज अगर हमें चाहिए तो हमें रो इनटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन से तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। कैसे कैसे हम लोग यूज करेंगे अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गॉस लॉ पे। नेक्स्ट स्लाइड, गॉस लॉ के लिए बारे में फ्लक्स ऑलरेडी हमने कर लिया, दैट इज ए कॉस थीटा। देखो ये आप लोगों के लिए फॉर्मूला रहेगा जो आप लोग यूज कर पाएंगे। और ई डॉट डी एस, और ये क्लोज इंटीग्रल होता है अगर क्लोज सरफेस लेते हैं तो ये हमारा गॉस लॉ होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब गॉस लॉ की बात जब हम करेंगे तो गॉस ने क्या कहा था, गॉस ने कहा था नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स होता है। मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ, आप लोगों को आइडिया लगेगा कि जैसे गॉस ने क्या कहा कि अगर एक कोई भी क्लोज सरफेस है, सबसे पहली बात गॉस ने क्लोज सरफेस के बारे में ही दिया था। क्लोज सरफेस है, यहाँ पर चार्ज मैंने क्यू इनक्लोज किया, यहाँ पर क्यू इनक्लोज किया, और मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड फ्लक्स। तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो क्या होंगे, ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर निकल रही होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्लियर हो चुका होगा प्रीवियस क्लास में। अगर नहीं देखा आपने तो वो प्रीवियस लेक्चर पहले आप लोग देख सकते हैं, आपको कैप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर पहले देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पता होना जरूरी है। तो गॉस ने कहा कि तुम सरफेस कोई भी अगर लोगे तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो तो जितनी निकलनी है उतनी निकलेंगी ही। तो आपके सरफेस के अगर ये स्फीयर में थोड़ा बड़ा कर लूँ तो नंबर ऑफ लाइंस कहाँ बदलने वाली हैं, इस क्यूब को थोड़ा बड़ा कर दूँ तो फील्ड लाइंस कहाँ बदलने वाली हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें क्या है कि इस तरीके से अगर सिलेंडर लिया और इसमें भी चार्ज रखा तो इस चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलनी थी वो फील्ड लाइंस वैसे ही निकल जाएंगी। देखो, तो कहने का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो निकलनी है वो कांस्टेंट रहेंगी अगर टोटल कांस्टेंट है चार्ज अंदर इनक्लोज्ड किसी भी क्लोज सरफेस के। तो क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज इनक्लोज है तो जो फ्लक्स होता है वो इनक्लोज चार्ज, मतलब बाहर अगर कोई चार्ज है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस लॉ।
अब इस गॉस लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये है कि चार्ज अगर इनक्लोज है किसी सरफेस में तो उस सरफेस का शेप, उस सरफेस का साइज टोटल फ्लक्स को चेंज नहीं करता। क्लियर है? दैट मीन्स कि टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड टोटल फ्लक्स। कहां से? फ्रॉम क्लोज सरफेस वेयर क्यू चार्ज इज इनक्लोज्ड। क्लियर है? गॉस लॉ आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसको अप्लाई करना सीखते हैं, क्योंकि फिजिक्स ऐसी चीज है कि आप कितना भी पढ़ लें, कितनी भी थियरी जान लें, एप्लीकेशन का लेवल अलग होता है। जब तक आप थियरी के साथ एप्लीकेशंस नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीजें अप्लाई करना नहीं आएंगी। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है किसी भी शेप और साइज से। यहाँ पर देखिए आपको एक नोट मिलेगा, नोट फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज इन गॉस लॉ। मतलब किसी भी शेप का हो, क्यू इनक्लोज है तो फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, उसके शेप और साइज की कोई बात इसमें नहीं होती। अब आगे हम लोग आते हैं। ओके, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखता हूं, अगर मैंने एग्जांपल में लिया हो। मैंने एग्जांपल में नहीं लिया है तो मैं यहां पर आपको एग्जांपल खुद से बताऊंगा। देखते हैं अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन क्या है कि जैसे क्यूब है, इस क्यूब के एक फेस पे एक चार्ज रखा है। ध्यान से समझना, इस क्यूब के फेस पे एक चार्ज रखा है क्यू। तो पूछा जाता है कि इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना होगा। हमें गॉस लॉ को अप्लाई करना होगा। गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? यहां पर हमें क्या है, गॉस लॉ का मतलब क्या हुआ? गॉस लॉ का मतलब हुआ कि हमें इसको इनक्लोज करना पड़ेगा। मैंने एक और सिमेट्रिकल क्यूब इसके साथ लगा दिया, तो अब जो फ्लक्स बनेगा दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स किससे हुआ? टोटल क्लोज सरफेस है, मतलब इससे। हमें इसके हाफ से चाहिए, ध्यान से समझो, हमें इसके हाफ से चाहिए, तो मतलब एक क्यूब से कितना निकलेगा? इसका आधा, 1/2। तो ये एक क्वेश्चन था। इसके साथ अगर इसी तरीके के सिमिलरली अगर मैं कोई दूसरा क्वेश्चन करूं कि जैसे मान लो एक क्यूब है, इस तरीके से एक चार्ज जो है उसके किसी एज पे रखा हुआ है। ध्यान से समझना, चार्ज जो है उसके किसी एज पे रखा हुआ है। एज पे रखा हुआ है, देखो गॉस लॉ, सबसे पहली बात कि गॉस लॉ एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस अगर नहीं होगा देन यू हैव टू क्लोज इट फर्स्ट, देन यू कैन अप्लाई दैट गॉस लॉ। देन हाउ वी कैन क्लोज दिस? अब इस एक एज को कवर करने के लिए हमें टोटल 4 क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी। चलो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि मैं क्या चेंज कर रहा हूं। अब देखो यहां से एक क्यूब मुझे ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक। इसी तरीके से सिमिलरली 2 क्यूब मुझे आगे से लेने पड़ेंगे। आई होप मेरा क्लियर हो रहा होगा डायग्राम। इस तरीके से जो भी है। अब ये 4 क्यूब हमारे जो बने, इसके बीच में आके ये क्लोज हुआ चार्ज। अब इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा तो वहां पर एक क्यूब की वजह से कितना होगा? 1/4। तो ये टोटल फ्लक्स होगा उस एक क्यूब की वजह से, ठीक है। तो यहां पर अब इस तरीके से और भी क्वेश्चंस बनेंगे। मैं इसमें और एक एग्जांपल लेता हूं कि एज को कवर करने के लिए मुझे 4 क्यूब की जरूरत पड़ी, एक फेस को कवर करने के लिए 2 क्यूब की जरूरत थी टोटल। अब मैं इस चीज को थोड़ा चेंज करूंगा। आगे देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस बनेंगे हमारे पास। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि एक एज पे अगर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक एज पे अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1/4। 1/4 क्यों हुआ? क्योंकि उस एज को कवर करने में टोटल 4 क्यूब्स हमें चाहिए थे। अब इस चीज को थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, थोड़ा और लेवल अप करते हैं कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं। अगर एक क्यूब रखा है और इस क्यूब के कॉर्नर पे, इस क्यूब के कॉर्नर पे अगर एक चार्ज क्यू प्लेस करता हूं मैं, अब इस क्यूब को कवर करने के लिए मुझे कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी? चलो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। इसको कवर करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी 8 क्यूब्स की। ध्यान से समझना, 1 यहां पर हो जाएगा, 2
देखो ये ऊपर से हो गए 4 क्यूब्स, आई होप आपको क्लियर नजर आ रहे होंगे, और ये नीचे वाले कॉर्नर पे है, मतलब इस तरीके से मैंने 4 क्यूब बनाया, नीचे के सेंटर कॉर्नर पे ये वाला चार्ज है, तो इसी तरीके से मुझे नीचे भी 4 क्यूब बनाने पड़ेंगे, और नीचे 4 क्यूब बनाने के लिए मैं एक ही क्यूब आपको दिखा देता हूं जो चारों का कॉम्बिनेशन है। इसको अगर मैं चाहूं तो इसको मैं 4 क्यूब बना सकता हूं, बट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि नीचे से ये 4 क्यूब इस तरीके से प्लेस करूंगा, तो ऊपर 4 क्यूब और नीचे 4 क्यूब, टोटल 8 क्यूब्स इज रिक्वायर्ड to close this charge Q, and that Q is created a flux, कितना होगा Q by epsilon नॉट। तो एक क्यूब की वजह से, ये तो टोटल 8 क्यूब्स हो गए, एक क्यूब की वजह से अपॉन 8 ये फ्लक्स होगा किसी एक क्यूब से। मुझे लगता है हो सकता है इस बार इसमें से एक क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये पहले बोर्ड में भी आ चुका है, और इस तरीके के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आना बहुत कॉमन है, क्योंकि कंपटीशन में अगर बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो नीट के बारे में सोच रहे होंगे या फिर मेंस के बारे में सोच रहे होंगे, तो उसमें ये क्वेश्चंस आना बहुत ही कॉमन है। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट करके। इसमें जैसे एक क्वेश्चन था कि एक ए साइज का क्यूब था, ए साइज का स्क्वायर था, और उसमें क्या था, ए साइज का स्क्वायर था, साइड था ए। अब a बाई 2 की हाइट पे, सेंटर से a बाई 2 की हाइट पे एक चार्ज रखा गया q। तो क्वेश्चन था कि इस एक सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, इस एक सरफेस का फ्लक्स क्या होगा। तो सोचो इसको अगर हम लोग ई डॉट डी एस करेंगे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एक क्यूब इमेजिन कर लेते हैं, और क्यूब इमेजिन करके देखोगे कि ये जो चार्ज है ये इनक्लोज हो गया। अब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया पूरे क्यूब की वजह से। अब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जब पूरे क्यूब की वजह से हो जाएगा, तो हमारे पास एक सरफेस की वजह से जो होगा वो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि एक क्यूब 6 फेसेस से मिलके बनता है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट का 1/6 टाइम्स। तो ये हो गया हमारे पास टोटल फ्लक्स फ्रॉम द फेस ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे। इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वन बाउल वी हैव, इस बाउल में एक ऊपर मैंने चार्ज सरफेस पे क्यू रख दिया, तो इस बाउल से फ्लक्स क्या होगा। अब हमें क्या करना होगा, हमें इमेजिनरी एक और बाउल लेना होगा और उसको क्लोज करना होगा। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पूरे की वजह से, तो हाफ की वजह से 1/2। तो आई होप आप लोगों को ये सारे एप्लीकेशंस दिमाग में आ गए होंगे कि अगर कोई सरफेस दिया जाता है तो उसको क्लोज कैसे करना है। एक और इस तरह में एग्जांपल ले सकते हैं, एक क्यूब है, एक सिलेंडर है जिस पर यहाँ पर चार्ज क्यू गिवन है, इस पे फ्लक्स क्या होगा इस सिलेंडर पे। तो सिमिलर सिलेंडर हम आगे अगर ले तो हम लोग इस चार्ज को इनक्लोज कर सकते हैं। अब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और आधे सिलेंडर की वजह से 1/2 हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस तरीके का निकला। अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या क्या होता है। तो चलो इसको हम लोग इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ फ्लक्स। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। देखो एक एक एप्लीकेशन के बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं, बट अभी के सिनेरियो को देखते हुए मैं आपको बस इसको इतना बता देता हूं कि ये क्या होता है, ताकि आप लोग उसको अप्लाई कर सकें। तो फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग लाइन चार्ज। तो अगर इस तरीके से कोई चार्ज है और इस पर प्लस चार्ज है, मान लो, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा क्या है अभी बता चुका हूं मैं। आर डिस्टेंस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आर डिस्टेंस पे, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी लाइन चार्ज की वजह से। अब हम बात करते हैं सरफेस चार्ज की वजह से, इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है, सरफेस चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट ये ले लेता हूं मैं,
लाइन चार्ज और सेकंड लेता हूँ सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज में चलो मैं यहाँ पर एक सरफेस लेता हूँ, इस पर प्लस चार्ज है इस तरीके से। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा बाहर की तरफ होगा, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा क्या है? सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है। तो ये दो एप्लीकेशंस आपको दिमाग में रखने हैं जिस पे हम लोग सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस होंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, वो भी एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से होना है। बस ये दिमाग में रखना आप लोग कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये देखा आप लोगों ने, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये दो चीज़ें यहाँ पर कवर की हुई हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। इसका एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो एग्जाम्पल में समझो कि ये दो सरफेस एरियाज हैं, इस तरीके से मैं ले लेता हूँ। इस पर प्लस है, यहाँ पर सिग्मा है प्लस, यहाँ पर माइनस ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर माइनस सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है। चलो सिग्मा 1 सिग्मा 2 करता हूँ वरना फिर 0 हो जाएगा। आप लोग सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो तो ठीक है, सेम हो तो वो ठीक है, जैसा हो भी हो आप लोग कर सकते हैं। अब मैं पॉइंट ए, बी और सी तीन पोजीशन पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाला हूँ। तो पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ होगा, दैट मीन्स सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वजह से जो होगा सिग्मा 2 की वजह से वो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से अट्रैक्टिव होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ, दैट इज सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई ए जो होगा दैट विल बी दोनों का डिफरेंस। देखो कोई भी ज़्यादा कोई भी कम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिग्मा। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, दोनों का डिफरेंस, मैं कोई भी डिफरेंस लिख देता हूँ आपके लिए, कुछ भी हो सकता है, दैट इज सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने माइनस क्यों लिया? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो थे वो एक दूसरे के ऑपोजिट थे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। अगर ये इक्वल होता सिग्मा सिग्मा तो ये 0 हो जाता, तो ये बना। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि मैं ए ले रहा हूँ और ए का कोई डिस्टेंस नहीं मेजर किया है मैंने। इस एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बड़ा सरफेस एरिया हो तो उस सरफेस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर जैसे मान लो ये सरफेस एरिया मैं लेता हूँ, ये सरफेस एरिया है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह बराबर होगा, वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगा। तो इस तरीके से ये हमारा बना। अब इसमें क्या है, अगर ई बी की बात करें, आपको समझ में आ गया होगा, ई अब पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड दैट इज सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसको देखूं सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को देखूं तो ई बी हमारा क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ई बी जो होगा वो दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दैट इज सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद ई सी की बात जब हम लोग करेंगे तो ए और सी में कोई खास फर्क नहीं है। यहाँ पर देखो सी में एक पॉइंट जो है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा, दिस इज सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव है तो अपनी तरफ करेगा, और पॉजिटिव वाले की वजह से सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, और वो ऑपोजिट होने का मतलब क्या हो जाएगा, उस ऑपोजिट होने का मतलब हो जाएगा कि फिर से ये वाला पोर्शन जो हमारा आएगा, किसी एक को ज़्यादा किसी एक को कम ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि दिस इज ज़्यादा है सिग्मा 1 तो फिर भी वही हो जाएगा, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली ये और ये तो सेम हो गया, और बीच में दोनों ऐड हो गए, दैट इज रॉन्ग, बीच में दोनों ऐड हो गए। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है। तो बीच में दोनों ऐड क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो ऐड हो गए। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो वो कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली ये हमारा ई ए, ई बी और ई सी पे रिजल्ट है। तो यहाँ पर जो बी पे होगा वहाँ पर देखना दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में अभी पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर से जो भी तीनों टॉपिक्स थे, कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स, कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ, ये तीन चीज़ें, मतलब फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स, ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। आप सारे वीडियोस देख लीजिए,
और इसके बाद मैं इस पूरे चैप्टर की एक समरी फिर से बनाऊंगा और इस पूरे चैप्टर का एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे होगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगेंगे, जो बच्चे डाउट्स मुझसे पूछते हैं, वो सारे डाउट्स मैं एक्युमुलेट करके और उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए लाइफ में।